जीडीपी का मतलब ये है कि हमने सिर्फ अपनी कमाई को बढ़ाया, अपनी जीवन शैली को नहीं बढ़ाया। जीडीपी का मतलब अपने जैसे कारखानों में बढ़ाया, मतलब जैसे अपने काम के स्टॉक को बढ़ाया, कमाई बढ़ा ली हमने, अपने जो जीने वाले चीज़ें हैं उसके पर हमने ध्यान नहीं दिया। जीडीपी में एक समझ में आया। ठीक है, बहुत अच्छा बोला किरण। और कोई साथी? बहुत अच्छा बोला। हाँ सर, एक सवाल था, इबोला और नीबुलाइजर के बारे में समझ नहीं आया। अच्छा ठीक, ये जैसा भी नोट कर लेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे। जीडीपी और कौन बताएगा? इधर से कुछ बच्चे मुझे दिख रहे हैं, आप सब बता सकते हो? पीछे भी 2-3 नौजवान साथी बैठे हैं, गप्पे बहुत मार रहे हो तुम लोग, आपस में बातचीत कर रहे हो और आपने सबने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा जीडीपी क्या है। कौन बताएगा? सिवरेट के पास करने का काम है ना। हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, है ना। मतलब अपने देश में जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री अपने भाषण में लगातार बोलते हैं, ध्यान से उनका भाषण भी कभी कभी सुन लिया करो। हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे, ऐसे बोलते हैं ना, है ना। पहले 3 बोलते थे, 5 बोल रहे थे, 2 दिन और बढ़ जाएगा। बनना है 5 ट्रिलियन, मतलब पता नहीं कितने खरब रुपये, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। इसका मतलब क्या है? हमारे देश में जो आमदनी हुई पैसे की, है ना, सालाना, चाहे वो किसी काम से हो, चाहे वो कारखाने में जैसा किरण ने कहा कोई उत्पादन करके हो, कोई सेवा करके हो, कोई सामान बेच के हो, चाहे खेती करके हो, किसी भी काम से हम जो भी आमदनी होगी पूरे देश की साल भर की, उसको हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा अगर एक पेड़ खड़ा रहता है तो पेड़ हमें क्या दे रहा है? 4 एसी के बराबर ठंडी हवा दे रहा है। बहुत सारे पेड़ पक्षियों को वो आसरा दे रहा है, उसमें रहते हैं ना घोंसले बना के। हमें बहुत सारे हो सकते पत्ते और फल भी देता हो, उसकी छाल भी हमारे काम आती हो। और जितने बड़े बड़े पेड़ आप देखते हो ना, चाहे बरगद के, पीपल के, जामुन के, ये सब पेड़ क्या है? इनकी जड़ों में कई हजार लीटर पानी ये जमा करके रखते हैं। जब बरसात होती है तो ये पानी इनके पास जमा होता है, और गर्मी में जब इनके आसपास आप कोई कुआं या कोई गड्ढा खोदोगे तो देखोगे वहां से लगातार ये पानी आपको थोड़ा थोड़ा ये रिलीज करते रहते, छोड़ते रहते। बहुत ही शुद्ध और साफ पीने का पानी होता है। बहुत सारा गुण है ना इसमें। अच्छी हवा दे रहा है, ऑक्सीजन भी दे रहा है, हमारा जीवन भी अच्छा हो रहा है, पानी भी दे रहा है, फल भी दे रहा है। तो मैं बीमार नहीं पड़ा। मतलब अगर उस गांव में, किसी गांव का उदाहरण ले लो, अगर उस गांव में ऐसे ही लोगों ने अपने पेट को बचा के रखा है और वहां उनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिल रहा है और वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो जीडीपी बढ़ेगा या घटेगा? सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? कौन बताएगा? नहीं, कौन बताएगा? उसको माइक दे दो, हाथ तो खड़े करो कोई। इतने सारे लोग कह, वो बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, बताओ। आपने तो बोतल से दूध पी रहा है या पानी। आई बात समझ में? नहीं बात समझ में आई, इसीलिए आपने कहा। देखो ये बढ़ता है जब बाजार में आप जाओगे, कुछ खरीद बिक्री करोगे। हमारी अर्थव्यवस्था कब बढ़ती है? जब मैं बाजार जाता हूँ। बाजार में कब जाऊंगा? वो सामान खरीदने, है ना। बीमार पड़ूंगा तब जाऊंगा, दवा खरीदूंगा। उन्होंने कहा ना, इंजेक्शन खरीदूंगा, फलाना चीज खरीदो, ये दवाई खरीदो। नोबेलाइजर, ये जो नोबेलाइजर कह रहे हैं, ये भी एक तरह से एक मशीन है जिसमें एक कुछ दवा देते हैं, उसको ऑन करते हैं तो वो गर्म हवा बच्चे के नाक के माध्यम से उसके फेफड़े को जो है वो खोलता है। हाँ, उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उसके फेफड़े को मदद करता है सांस लेने में। वो नोबेलाइजर है, ठीक है ना। अब ये अगर अच्छा अगर आप सभी बीमार ना पड़ो तो आपकी मोहल्ले की मेडिकल की दुकान चलेगी? समझने की कोशिश करना, बातचीत नहीं करना। अच्छा, अगर मोहल्ले में मेडिकल दुकान मैंने खोला और वो चली नहीं, तो मैं जिस कंपनी से दवा लाता हूँ वो कंपनी से मैं दवा दोबारा लाऊंगा, और मैं जब उससे दवा नहीं लाऊंगा तो उसके दवा का उत्पादन होगा? नहीं होगा ना। तो उसने जो अपने मान लो 10-50-100 करोड़ रुपए लगाए हैं दवा कारखाने में, वो तो उसका ऐसे ही रखा रह जाएगा। कहेगा यार हमारे लोग बीमारी नहीं पड़ रहे हैं, हमारे लोग दवा खरीदना ही नहीं रहे, कोई इंजेक्शन लेने नहीं आ रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेने नहीं आ रहा है, सब स्वस्थ है ना। तो जब आप स्वस्थ रहोगे तो सकल घरेलू उत्पाद मतलब देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी। बढ़ती कब है? जब आप
मतलब बीमार हो जाओगे, बार बार डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी आपसे बोलेगा 500,000 रुपये दो, फिर इतना सारा पहले टेस्ट लिखेगा, 5,000 रुपये, फिर टेस्ट में गए, फिर बोलेगा अच्छा टेस्ट में देखे, बोला हाँ ये खराब, वो खराब, वो खराब, जाओ ये दवाई लेके आओ, फिर दवाई लोगे। तो 3 जगह आपने पैसे दिए ना, डॉक्टर को, टेस्ट में और दवा में। तो जब आपके घर से पैसा गया तो आप फिर कमाने की कोशिश करोगे, और उनके पास पैसा आया तो उस पैसे को और अपने बिजनेस में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी से अर्थव्यवस्था चलती है और बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा खाना पीना हमारे पास है, जिसको जसन ने भी आगे बहुत अच्छे से आपको समझाया, धीरे धीरे ये सब ऐसी हो गई है जो हमें कहीं ना कहीं शरीर को बीमार करेगी, और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम जो खाना खा रहे हैं उससे हम बीमार हो रहे हैं या उससे हम बीमार नहीं हो रहे। और ये सारी बीमारी जैसे कोविड है, लोग कह रहे हैं ये वायरस है, एक ऐसा एक छोटा कीड़ा है जो इंसानों के शरीर में आ गया। लेकिन आया कैसे? जब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, पानी को खत्म किया, जंगल को खत्म किया। आप कह रहे हैं ना कि जो जंगली जानवर है उनके शरीर में बहुत सारे इस तरह के वायरस होते हैं। जब वो आपके गाय, बैल, कुत्ते, घोड़े के संपर्क में आएंगे तो वो उनको ट्रांसफर करेंगे, आपको भी वो देंगे, आप सब बीमार हो जाएंगे। आधी बात समझ में? तो बीमार होंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो वो साइकिल चलता रहता है, और वो साइकिल जब ज्यादा चलेगा तो अपने देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छा, सबने दिल्ली में अगर ये निर्णय ले ले कि हम कोई एसी नहीं चलाएंगे, मान लो सबने निर्णय ले लिया, दिल्ली की जनता बहुत पढ़ी लिखी और शिक्षित हो जाए, कहे कि हम एसी नहीं चलाएंगे, कूलर चला लेंगे। कूलर में तो गड़बड़ी नहीं है ना, कूलर में गड़बड़ी नहीं है, हम सब कूलर चलाएंगे, एसी नहीं चलाएंगे। तो दिल्ली में कोई एसी वाली कंपनी अपना माल बेच पाएगी? एसी का कारखाना चलेगा? नहीं चलेगा ना। सरकार को पसंद आएगा? क्योंकि जितने कारखाने वाले एसी वाले वो जाएंगे सरकार को शिकायत करेंगे, आपने दिल्ली की हवा इतनी अच्छी कर दी, अब तो तापमान यहाँ 35 ऊपर जाता ही नहीं है, अब बताओ मेरा एसी नहीं बिक रहा है, आप क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी तापमान बढ़ाओ। और तापमान किससे बढ़ता है? निर्माण के काम से प्रदूषण उतना नहीं फैलता है जितना डीजल की धुएं से होता है। और अभी सौम्या बता रहे थे पिछली बार कोयले वाली चीजें, जो हमारी जो बिजलियां हमारे पास आ रही हैं, ये सब आ रही हैं थर्मल प्लांट से, इसको बोलते हैं कोयला वाला प्लांट। वहां कोयला जलाते हैं और उससे हमें बिजली मिलती है। ये बिजली जो मिल रही है समझो अपने पर्यावरण को नुकसान करके, क्योंकि वो बहुत कोयला जलता है, कई हजार टन कोयला जलता है रोज, तब जाके हमें ये पानी बॉयल होता है, फिर उससे डायनामो चलता है, फिर बिजली बनती है, तब हमारे यहाँ के घरों में आता है। और ये जो कोयला जाता है उसका धुआं कहाँ जाएगा? इसी आसमान में ना, और हम तो इसी दुनिया में रह रहे हैं। तो ये सब देखोगे, जितने हमारे विकास के जो मॉडल थे, जितने हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, सुविधाएं तो हम लेते जा रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा भी अपने जीवन में हम भरते जा रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है, हमारे जीने के तौर तरीके बदल रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, लोग सब कह रहे हैं कि भाई अगर हमारी ये मांग हो जाए कि शुद्ध हवा दो, तो क्या करना पड़ेगा? डीजल की सभी गाड़ियों को बंद करना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल में ये कहते हैं कि 7 से 8 गुने का फर्क है। ये जो अभी दो बता रहे थे ना, पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, ये डीजल गाड़ी जितना छोड़ती है वो पेट्रोल से 7 से 8 गुना ज्यादा छोड़ती है। और जो 2.5 बता रहे थे वो इतना कम होता है कि वो हमारे नाक से भी चला जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे सामने कोई डीजल का ट्रक है या कोई कार है, अभी आजकल बहुत एसयूवी आ रहा है ना, सभी कंपनी एसयूवी बना रही है। अब आप उसके पीछे खड़े होंगे 5 मिनट तो आपने कई दिन का कोटा ले लिया, सारा कार्बन आपके फेफड़े में आ गया, क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं लेकिन आपके शरीर के अंदर चला गया। सेम हाल सीएनजी है, सबका है, कोई कम नुकसान दे रहा है, कोई ज्यादा नुकसान दे रहा है। लेकिन सरकार, हम लोग बातचीत करना चाह रहे हैं ताकि हमारी समझ बने, सरकारों को कहें कि आप ऐसी नीतियां बनाओ जिससे हवा का प्रदूषण कम हो, जिससे पानी का प्रदूषण कम हो, भोजन जो है वो ज्यादा जहरीला ना हो, और तापमान जो है वो 35-36 डिग्री से ऊपर ना जाए। 50 वाले तापमान में हम आप नहीं रह पाएंगे, सभी कहीं न कहीं झेलेंगे। मुझे लग रहा है कि एक जो सबसे बड़ी बात थी घरेलू कामगारों के लिए, वो आपने समझा, कौन बताएगा? इन्होंने कहा, जशन ने बहुत सी बात कही कि जब आपकी नमी बढ़ती है, नमी समझते हो ना, टेम्परेचर दिखा रहा है 40 डिग्री 35 डिग्री, लेकिन आपको बहुत उमस जिसे कहते हैं, उमस समझ रहे हो ना? जब उमस बढ़ती है मतलब तापमान ज्यादा नहीं है, तापमान लगेगा 35, 37, 40 है, लेकिन उमस इतना ज्यादा है कि आपका शरीर बहुत पसीना छोड़ रहा है,
घर में कोई काम कर रहे हो, किसी के यहाँ काम करने जा रहे हो, तो आपको लग रहा है मैं बहुत पसीने में नहा रही हूँ, बहुत पसीना आ रहा है। ये क्या है? ये हो गया इंडोर वाला, कि घर के अंदर मैं हूँ। आप फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हो, आप निर्माण में जाके किसी बिल्डिंग में भी काम नहीं कर रहे हो, आप तो किसी घर में खाना बना रहे हो, हाँ, झाड़ू पोछा कर रहे हो, कुछ मतलब घर के ही काम कर रहे हो। लेकिन ये जो नमी बढ़ रही है और इससे जो उमस और पसीना हो रहा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। और वैज्ञानिक लोग ये सलाह देते हैं कि जब आपको ज्यादा पसीना आए तो उस समय आप थोड़ा रुक जाओ, आराम करो, पानी हल्का हल्का पियो, इकट्ठे गिलास मत पीना, थोड़ा थोड़ा करके पानी पियो। इसमें हार्ट अटैक के चांस बहुत रहते हैं। अभी जैसे ने एक और कहा साइलेंट हार्ट अटैक, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा, आप बेहोश हो गिर गए, हॉस्पिटल में जब जाओगे तो डॉक्टर बोलेगा इनको तो हार्ट अटैक आ गया, अब ये नहीं रहे। डॉक्टर कोई लिख के नहीं देगा कि इनकी मौत गर्मी बढ़ने से, उमस बढ़ने से या पसीना ज्यादा गिरने से हुई है। ये कोई डॉक्टर आपके डेथ सर्टिफिकेट पे लिख के नहीं देगा। आ रही बात समझ में? लिख के नहीं देगा तो आपको किसी तरह का मुआवजा भी नहीं मिलेगा। हम लोग ये चाह रहे हैं कि डॉक्टरों के ऊपर भी सरकार इस तरह का दबाव बनाए कि सही का मौत के जो कारण है उसको वो लिखे, तभी तो आप किसी तरह का लाभ सरकार से ले पाओगे। तो ये इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे एलपीजी गैस, हम तो गैस के सामने खाना बनाते हैं ना, हमें लगता है कुछ नहीं है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि एलपीजी गैस भी उतना ही खतरनाक, तो दिखता तो है ही नहीं, लेकिन सब हमारे शरीर में जा रहा है। तो कोशिश करना है कि क्या मास्क से बच सकते हैं, मास्क लगाएं तो कुछ बचाव होगा। वैसे है कि हवादार हो, थोड़ा डरना, जहाँ पे गैस रखा हुआ हो वहाँ हवा की अच्छी वेंटिलेशन हो, किचन में बंद करके हवा का आना जाना हो, भाई दोनों तरफ खिड़कियां हो, कुछ हो, या एग्जॉस्ट फैन लगातार चला के रखें, ताकि वहां पे आप ज्यादा बंद कमरा जैसा ना हो कि बंद कमरे में, ये मुझे लगता है झुग्गियों में बहुत परेशानी होगी, है ना, या जे कॉलोनियों में जिनके मकान किचन अंदर है, कोशिश करो उसको बालकनी के साइड रखने का, बाहर के साइड, ताकि आपका धुआं जो है बाहर जाए और अंदर से बाहर से मतलब फ्रेश एयर आए। मुझे लग रहा है कि मतलब और भी मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था जीडीपी में ये बोल नहीं पा रहे थे और वो समझ में आ ही गया। तो ये इसको ये सब कुछ कुछ टर्म है जो लगातार जैसे आपको नहीं समझ आया तो पूछ सकते हो। अब सत्र है सवाल जवाब का। आपने जिन साथियों को लग रहा है कोई चीज नहीं समझ में आए तो वो अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथी उसका जवाब देंगे। आपने एक सवाल रखा कि इबोला क्या है। अच्छा ठीक है, जसनप्रीत के लिए है सवाल, आप जसनप्रीत लिख के भी जाना। और भी कोई सारी सवाल करें? सर मेरा सवाल था, जैसे आपने इंडोर पोल्यूशन के बारे में जो कहा, क्योंकि हम जो आउटडोर होता है इसके बारे में तो थोड़ी जानकारी रखते हैं, पर जो घर के अंदर है, जैसे भी आपने एलपीजी का बताया वो हम लोगों को भी इतना नहीं पता था, और किस किस तरह का है कि जो इंडोर पोल्यूशन है हम उससे कैसे बच सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। और साथी वही सवाल वही सर एक चीज और, अच्छा। जैसे आपने एक चीज जोड़ी थी, लाइफस्टाइल हमारा ऐसा है कि जिसके कारण भी पोल्यूशन होता है, तो हम ऐसा कैसा लाइफस्टाइल है जिससे पोल्यूशन हो रहा है, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं? लाइफस्टाइल का मतलब जीवन शैली, हम कैसे अपना जीवन चलाते हैं, कैसे रहते हैं, उसको कहते हैं लाइफस्टाइल। ठीक है, और कोई साथी? हिचकिचाना नहीं है, जो नहीं आ रहा पूछो। हाँ हाँ, कोई भी साथी, मतलब हॉल में चाहे अपनी टीम के साथी हो, अपने सेगमेंट के साथी, कोई पूछ सकता है। जी बिना बताएं। सर मैं पूछ रही हूँ कि जो राशन से गेहूँ मिलते हैं, अगर हम उससे आटा लें गेहूँ की जगह, तो उससे कोई दिक्कत तो है मतलब? ठीक है, सवाल ठीक है। राशन वाले गेहूँ की जगह अगर हम आटा लें, राशन दुकान से 5 किलो गेहूँ मिलता है, तो ये कह रही है कि उससे अगर हम गेहूँ ना ले, आटा ले। ठीक है, सवाल अच्छा है। हाँ जी, सभी लोग शांति बना के रखिए, प्लीज शांत हो जाए। खून की कमी वो बता रहे थे सर। हाँ हीमोग्लोबिन है, मेरे बार कमी हो जाती है, खून की कमी हर साल, वो कैसे वो समझ में नहीं आती है। अच्छा ठीक है, एनीमिया और खून की कमी, ठीक है। और कोई साथी? हाँ सर जी, सर मुझे बोलना था, मैं कुकिंग करती हूँ जस्ट, और वहाँ बंद होता है तो वो एडजस्टर चलता है, फिर भी मुझे बहुत पसीने और जैसे गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो उससे कोई बचने का बता देंगे सर? ठीक है। पोल्यूशन ज़्यादा उधर होता है।
बिल्कुल सही है। और कोई साथी? पीछे वाले क्या, पीछे से मौनी बाबा है? अरे मुंह तो खोल दो थोड़ा सा। देखो, जो सवाल पूछेगा इसका मतलब वो ज्यादा समझ रहा है, और जो नहीं पूछेगा इसका मतलब डब्बा गोल है वहां पे। हाँ जी, तो इसको माइक तो दो। हाँ, सब सुन लेंगे ना कुछ। सर जैसे खाना बनाते हैं तो उसमें कभी कभी होता है एकदम से बहुत गर्मी हो जाती है, भाई सभी बहने पर ध्यान से सुनो, इनके हाँ इनके बहुत घबराहट हो जाती है और सांस फूलने लगती है, तो उसका क्या कारण है? और कोई साथी? सर अच्छा, पश्चिमी यार उधर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है अब, क्योंकि हम कुकिंग करते हैं घरों में भी और अपने घर में भी करते हैं, तो अपने घर में तो क्योंकि हमारे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वहाँ हम मतलब अपने जीवन को हम कैसे थोड़ा सा बदलें, और ये जो वातावरण का जो बताया अभी सर ने, तो अगर हमें जनता के सामने इसको रखना है, मतलब लोगों के सामने इसको रखना है, थोड़ा सा हम चाहें कि इसको हम चर्चा करके थोड़ा फैलाएं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि हम इसको कैसे फैलाएं। इसको अगर बाकी लोगों में फैलाना है इन बातों को, तो कैसे है इसको? अच्छा, वहाँ से हाँ बताएं। सर मैं ये कह रही थी कि जो आप कह रहे हैं जिंक की कमी से मतलब पुरुष और महिलाओं में बांझपन आ रहा है, क्यों बताया? अच्छा हाँ, इन्होंने कहा था हाँ, फर्टिलिटी का इशू है। ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल है, वेरी गुड। इसका मतलब आपने सुना है, वेरी गुड। भाई जो सवाल वही पूछेगा जो सुन रहा था, जो सो रहा था उसका तो 0/100। बिल्लू पूड़िया उनकी 2 कम कर देना। सर जी सर, आज जो आपका विषय रहा उसके लिए मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। आज तक हमने कभी इतना अच्छा विषय सुना नहीं था। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये गेहूं और चावल के विषय में बोला आपने, मोटा अनाज के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए थी। बहुत अच्छा सवाल है। अभी मोटे अनाज की चर्चा बाजार में बहुत है ना, वो खाओ तो शरीर अच्छा रहेगा, तो अच्छा सवाल है। हाँ जी, तो सहयोग विहार वाले क्या सहयोग नहीं करेंगे? ठीक है, ठीक है। किसी साथी को और भी सवाल है तो बीच में आप पूछ सकते हो। अच्छा गीता। हाँ सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पानी के बारे में सर ने बताया, तो उसमें पानी कौन सा पानी पीना चाहिए? जैसे उबला पानी पी रहा हो या आरओ का पानी, में कौन सा पानी पिएंगे जो उसमें हमें अच्छा लगेगा बच्चों के लिए, हमारे इसके लिए कुछ जानकारी? पानी उबला या आरओ पानी कौन सा या अच्छा घड़े का रहेगा? पानी, उबला हुआ पानी, आरओ का पानी, या जैसे एमसी मतलब जल बोर्ड का जो पानी पाइप में आता है उसको पीजिए। सर और भी है सवाल? सर मैं पूछा कुछ कह रही, इनको एक माइक दे दो। खड़े होकर बोलो तो आप दिखोगे, नहीं तो नहीं दिखोगे। हाँ अच्छा, इनके बाद आओ। ठीक है सर, जी। जैसे सारा दिन काम करने के बाद जैसे खाना पीना टाइम पे टाइम होता है, तो हमारे शरीर को लगता नहीं, तो उस वजह से शरीर में थकावट वगैरह कमजोरी आती है। आप कुछ कह रही थी? जैसे आपने पानी के बारे में बोला, हाँ। पानी किस तरह बचाऊं? जैसे जो पानी हमारा स्टोक है। अच्छा, पानी कैसे बचाएं? हाँ भाई इनके लिए वो जोरदार ताली हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गर्मी आती है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं गर्मियों में, जब वो बोलते हैं कि आप बीमार कैसे हो रहे हो, में कि हमारा घबराहट सा होते हैं और बोल रहे कि आपकी तबीयत कम हो जाती है, ये क्या कारण हो जाती है सर? हाँ ठीक है, तो जैसे कुछ सवालों का मैं जवाब देता हूँ, कुछ सवालों का सुखदेव जी जवाब देंगे। अगर किसी का बच गया हो तो आप बता देना। जैसे पहले तो ईबोला का पूछा था आपने, जैसे कोविड एक बीमारी है और वो हमको पता है कि चाइना में शुरू हुई थी, वुहान नाम का एक स्टेट है।
ऐसे ही जो ईबोला है, ईबोला का भी एक वायरस है और उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको भी ईबोला ही बोला जाता है। वो अफ्रीका का एक देश है लाइबेरिया, वहां पे हुई थी 5-6 साल पहले। और उसमें क्या होता है ना कि जो इंसान है उसका जो चमड़ी है वो पूरा वो जामुनी कलर का हो जाता था और उसके बाद में वो पूरा 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है उसमें ये था कि लगभग जिसको भी हुई वो उससे आधों की डेथ हो जाती थी। और वो बीमारी जो है वो जैसे अब चमड़ी के साथ में किसी के चमड़ी अगर लगेगी उससे वो दूसरे को हो जाती थी, वो छूत की बीमारी थी। तो इस तरह से जो कोविड है, कोविड की तरह ही एक वायरस था जिसकी वजह से एक बीमारी हो रही थी। वायरस का नाम भी ईबोला है और वो बीमारी का नाम भी ईबोला था। ठीक है। और एक आपने नेबुलाइजर बोला, वो वैसे रविंदर जी ने बता दिया था कि असल में हो ये रहा है कि पहले तो यही था कि जब हमको जैसे बलगम जम जाती है ना, जब हमको कोई जुकाम होता है, सर्दी होती है, तो लेकिन ये जो पोल्यूशन है, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो ये बलगम निकल नहीं पाती अंदर से। फिर क्या होता है कि वो इतनी जम जाती है कि हमको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो फिर डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप वो एक वो होता है उसमें मास्क टाइप लगा हुआ होता है, वो आप लगा लो और वो स्टीम देना शुरू कर देता है हमारे उसको। और स्टीम फिर क्या करता है, वो जो बलगम है उसको थोड़ा वो पतला कर देता है, जिससे फिर बाद में वो कई बार होता है कि वो लैट्रिन के थ्रू निकलती है बलगम, या फिर वो वैसे भी थूक के थ्रू भी निकल जाती है। तो ऐसे मतलब छोटे बच्चे कि जिनको जब वो सर्दी जुकाम हुआ और उसके बाद उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो वो जैसे डॉक्टर के पास भी जाके देते हैं और कई बार लोग घर पे भी रख लेते हैं जिन बच्चों को। जैसे मैंने मेरे दोस्त का बताया, उसके बच्चे को इतना प्रॉब्लम है कि वो घर पे ही रखा हुआ है नेबुलाइजर। जैसे ही उसको कोई सर्दी का प्रॉब्लम होता है तो वो 2-3 दिन तक लगातार उसको देते हैं, उसके बाद फिर वो ठीक होता है। दवाई वगैरह का कोई असर नहीं है उसके ऊपर में। और एक आपने बात किया था जैसे वो कि घर के अंदर का जो एयर पोल्यूशन है उसको हम कैसे ठीक करें, तो उसको ठीक करने का तो एक ही साधन है कि खिड़कियां वगैरह या फिर जो वेंटिलेटर होते हैं, रोशनदान वगैरह होते हैं, वो घर में हमारे थोड़े प्रॉपर हो। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा हो, वो थोड़े प्रॉपर हो ताकि अगर हवा चले तो थोड़ी फ्रेश हवा आ जाए अंदर। वैसे आप चाहे उसको बंद करके रख लो, लेकिन जैसे आपने खाना बना रहे हो जितनी देर तक, उतनी देर तक आप खिड़कियां और जो वेंटिलेटर हैं आप उसको खोल के रखो। एक बार आपने खाना वगैरह बनाना बंद कर दिया, उसके बाद चाहे आप उसको बंद कर दो। और उसके अलावा जब आपने झाड़ू वगैरह लगाना है या डस्टिंग करनी है, उससे भी ये जो धूल के कण बहुत ज्यादा हवा में आते हैं, डस्टिंग करनी है या फिर आपने झाड़ू लगाना है या फिर खाना बनाना है, उतनी देर तक आप जो वेंटिलेटर और खिड़कियां हैं उसको खोल के रखो। उससे काफी हद तक जो है वो फर्क पड़ जाता है। और अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगवा लो तो जितनी देर तक आप खाना बना रहे हो वो एग्जॉस्ट फैन, जैसे पराठे वगैरह बनाते तो धुआं हो जाता है अंदर, वो भी अच्छा नहीं होता हमारे सांस लेने के लिए। तो वो अगर आप एग्जॉस्ट फैन लगा लो तो ज्यादा बेटर है, मुझे लगता है कि उससे फिर क्या होता है कि बाहर हवा नहीं भी चल रही होती तो वो सर्कुलेशन बना देता है हवा का, कि बाहर से जो अंदर वाली हवा को बाहर निकाल देता है, तो बाहर से अपने आप हवा जो है वो अंदर आ जाती है। वो ज्यादा बेटर है कि अगर वो लग जाए, और वो कोई इतना महंगा भी नहीं होता जो एग्जॉस्ट फैन है ना, कि वैसे तो दूसरी चीज वो है, एग्जॉस्ट फैन आप लगवा लोगे तो उससे आपकी वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और वेंटिलेशन की प्रॉब्लम आपके जो ऐसे हवा का जो सर्कुलेशन एक बार आपका होना शुरू हो गया घर में, तो उससे इंडोर पोल्यूशन काफी हद तक कम हो जाएगा। और उससे फिर काफी हद तक कम हो जाता है तो फिर ज्यादा असर नहीं डालता हमारे शरीर के ऊपर खास करके। तो एक आपने जिंक की कमी की बात आपने की थी, जैसे हम वो खून की कमी की भी बात आपने की थी, तो उसमें फिर एक ये चीज होती है कि जैसे खून है, खून में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसी के बारे में बोलते हैं कि खून की कमी होती है। तो खून में हीमोग्लोबिन नाम के कण होते हैं जिससे हमारे खून का रंग लाल होता है, और उसका काम ये होता है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को वो अलग अलग अंगों तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन जो है। अब अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, हीमोग्लोबिन की कमी होने से क्या हो जाता है कि आपके शरीर में जिस हिसाब से आपको नॉर्मल काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है वो नहीं पहुंच पाती, और जब वो नहीं पहुंच पाती तो उससे फिर आपको होता है, आपको थकान होती है, आपको बहुत जल्दी काम करके फिर आपका वो हो जाता है कि नहीं मेरे से और काम नहीं हो पाएगा, और कई बार चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं। अब वो जो हीमोग्लोबिन है वो आयरन का बना हुआ होता है, जो हम आयरन डॉक्टर बोलते हैं ना, तो आयरन की कमी हो गई। तो इसका मतलब यही है
कि आप अगर डॉक्टर के पास में जाते हो, जैसे अब खाने के ऊपर में ये चीज़ होती है कि आप लोग वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, आप मीट अंडा खाते हो या नहीं खाते, तो आप अपने डॉक्टर से ये चीज़ पूछ सकते हो कि मुझे आयरन की डेफिशिएंसी है कि मैं उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें खाऊं। जैसे ज़्यादातर जो है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होती हैं जी, हरी पत्तेदार सब्जियां कोई भी हो वो आप खाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आयरन से भरपूर होता है वो। लेकिन उसके साथ साथ फिर अगर आप अंडा खाएं, 1 या 2 उबला हुआ अंडा रोज, तो उससे भी आपकी काफ़ी हद तक आयरन की जो कमी है। लेकिन उसमें फिर एक ये चीज़ होती है कि आपको लगातार उस डाइट पे रहना होता है। अब उसमें ऐसा नहीं है, वो कुछ दवाई का सिस्टम नहीं है। और दूसरी बात एक ये है कि अगर आप अपनी डाइट को थोड़ा ठीक करोगे तो उसका तुरंत असर नहीं होगा कि आज आपने खाना शुरू किया और कल परसों आपको ठीक होना फील हो गया। और उसमें फिर ये होता है कि आपको 1-2 महीने के बाद धीरे धीरे फिर आपका जो वो है हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में वो बढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे करके। तो इसका मतलब यही है कि आपको अगर डॉक्टर किसी चीज़ की कमी बोल रहा है तो गोलियां या दवाइयां खाने की बजाय आप ये बोलो कि खाने में मैं क्या चीज़ ऐसी खाऊं कि जिससे मेरे आयरन की कमी जो है वो पूरी हो जाए। ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आयरन है, आयरन जरूरी है क्योंकि वो हीमोग्लोबिन बनाता है। ऐसे ही जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे आदमी का चाहे औरतों का, उसके लिए जिंक की जरूरत है। पहले ऐसा है कि जो हमारा पुराना एक देसी जो वैरायटी हुआ करती थी ना गेहूं की या चावल की, उसमें काफ़ी जिंक था। लेकिन अभी जो नई स्टडी हो रही है उसके मुताबिक ये हो रहा है कि जो भी हमारा गेहूं है और चावल है उसमें जिंक की कमी हो गई है। इसका मतलब फिर ये है कि आपको कोई ऐसी और चीज़ खानी पड़ेगी कि जिससे आपकी जो जिंक की कमी है वो पूरी हो। तो वो भी आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अच्छे से बताएगा कि जो आप चीज़ खाते हो उसके हिसाब से कि ये चीज़ आप ज़्यादा खाओ, इससे आपकी जिंक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। और वही मैंने बताया कि ये जो खाने पीने की चीज़ों से जो कमी होती है उसके बाद में जो इसके असर हैं ये थोड़े टाइम के बाद में आते हैं। हो सकता है आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में असर आए। वो गोली की तरह नहीं होता है कि आपको पेन हुआ और आपने टैबलेट ले ली और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपका दर्द चला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये असर भी धीरे धीरे डालना शुरू होती है कि अगर आपकी आयरन की कमी है तो आपको कम से कम हो सकता है 5 साल 10 साल के बाद में ये चीज़ फील होनी शुरू होती है, मुझे कमजोरी हो गई है या मुझे ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। वैसे ही जब आप ठीक कर लोगे अपनी डाइट को, आप डॉक्टर से पूछोगे कि आयरन मुझे किस किस चीज़ से मिलेगा कि मैं ये चीज़ खा सकती हूँ या ये चीज़ मैं ला सकती हूँ या हम ला सकते हैं घर पे या हमारे बजट के हिसाब से ये चीज़ अफोर्डेबल है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको बताएगा उस चीज़ का कि जिंक के लिए आपको क्या चाहिए और आयरन के लिए आपको क्या चाहिए। और एक आपने घबराहट होने की बात की थी कि आपको घबराहट होती है, तो उसका एक सरल हल ये है कि गर्मी में आप 1 घंटे में कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पियो। ये घबराहट ज़्यादातर जो होती है वो पानी की कमी की वजह से होती है। जब तक पानी प्रॉपर है बॉडी में पसीना आता रहता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर ऐसा हो जाता है कि वो पानी आपके अंदर अगर आप प्रॉपरली नहीं पिया, आपने काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी है वो भी काम करने के चक्कर में अपना कई बार कोई कुछ छूट गया, खाना लेट हो गया, पानी पीना भूल गए। तो ये आप थोड़ा काम ऐसा मत करो। अगर आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, सबसे पहले आपकी हेल्थ जरूरी है, इसलिए और कुछ नहीं। गर्मी अगर आपको ज़्यादा लग रही है या उमस ज़्यादा है तो 1 घंटे में आप एक गिलास पानी जरूर पियो, 1 घंटे। और वो याद रखो, या कई बार वो फोन के ऊपर एक ऐप आ गए हैं वो भी आपको अलार्म बजा देता है आजकल, वो आप किसी बच्चे से डाउनलोड करवा लो कि वो ऐप डाउनलोड कर दो, 1 घंटे बाद में अलार्म दे देगा, आपको याद आ जाएगा और तुरंत आप 1 गिलास पानी पी लो। पानी अगर आपकी बॉडी में सही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि नमक थोड़ा ज़्यादा खाओ इन दिनों में। नमक और सोडियम और पोटेशियम की कमी से भी कई बार घबराहट होती है, चक्कर आते हैं। नमक, क्योंकि पसीने के साथ में ना नमक निकलता है हमारी बॉडी में से और नमक की भी कमी हो जाती है। या तो आप ऐसा है कि थोड़ा जैसे वो ORS वाला पानी है वो पियो उन दिनों में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ORS में आपको थोड़ा एनर्जी भी मिल जाता है और उससे नमक की कमी भी पूरी हो जाती है। और इसलिए 1 घंटे में 1 गिलास पानी आपने उन दिनों में पीना ही पीना है जब आपको घबराहट फील हो रही हो, उससे आपको काफ़ी हद तक राहत होगी। तो एक पानी की बात की थी कि हमको पानी कौन सा पीना चाहिए। मुझे लगता है कि बॉइल्ड वाटर सबसे अच्छा है। तो जैसे RO का पानी है या और चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे इशू होते हैं
कि कई बार तो ऐसा होता है कि ये कुछ चीज़ें पानी में रह जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ये आरओ का पानी है, ये पूरे मिनरल जो हमें निकाल देता है पानी में से। पानी में कुछ मिनरल रहने भी चाहिए हमारे, कि जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। जैसे हमने सुना होगा ना आपने कि मिनरल वाटर है, ये कई बार वो बोतल बंद पानी वाले बोलते हैं, तो हाँ ये मिनरल वाटर हो गया। तो उसमें वो ये दावा करते हैं कि इसमें हमने कुछ खनिज डाले हुए हैं। जैसे पहाड़ों में चश्मों का पानी होता है, वो पहाड़ों में चट्टानों से बह के आता है, और चट्टानों में जो मिनरल होते हैं, कुछ नमक होते हैं, वो उस पानी में मिले हुए होते हैं। और कई कंपनियां बेचना भी शुरू कर दी हैं। ये 150-150 रुपए लीटर का पानी है, वो 100-150 रुपए का बिस्लरी की बोतलें आ रही हैं, ये चश्मे का पानी है, ये पियो आप। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप, मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो है, अगर आपको पानी जैसे जो कोई आपको आता है सप्लाई वाला पानी, वो नहीं भी है, अंडरग्राउंड पानी है, तो बॉयल कर लो, उसको बॉयल करके पियो, वो सबसे अच्छा है। तो बाकी फिर यही है कि आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है ना। लेकिन फिर भी ऐसा है कि बॉयल तो आप कर ही सकते हो। बॉयल पानी से फिर ऐसा है ना कि जो सप्लाई का पानी भी आ रहा है, वो भी हमको नहीं पता कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए बॉयल अगर पानी आपका हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब मेरा आपको यही सजेशन होगा। तो बाकी जो सवाल है कुछ उसका सुखदेव जी जवाब देंगे। अगर किसी का सवाल बच गया हो तो मैं बताऊँ। हेलो सर, एक सवाल मेरा है, जो मैं लोग आग लगाती हूँ उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है ना गाड़ियाँ चलते हैं उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है? और जैसे चूल्हा में खाना बना रहा हूँ, जैसे ठंडी में हाथ पैर सेकने के लिए जो आग जला रहा हूँ, उससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है ना गाड़ियाँ से ज़्यादा हो रहा है? अभी ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले आकर के आग बुझाने को कहते हैं कि आप बुझा दीजिए सर्दी में जो जलाते हैं। तो वो ये जानना चाहती है कि गाड़ियों का पोल्यूशन ज्यादा, धुआं निकल रहा है उससे ज्यादा हो रहा है या मेरे चूल्हा जलाने से हो रहा है? हेलो सर, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जैसे सर ने कहा कि खाना जो नॉनवेज नहीं खाता वो हरी सब्जियाँ खाए और कोई अंडा खाए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, पहले तो मिट्टी के बर्तनों में खाना बनता था, फिर उसके बाद ये क्या बोलो लोहे के बर्तनों में बनता था। आज के ज़माने में बहुत सी वैरायटी आ गई, स्टील के बर्तनों में खाते, किसी चीज़ में खाते। लेकिन सर सबसे अच्छी चीज़ कौन होती है जिसमें हम खाना बना सकें? हाँ जी, करिए शुरू इधर, तो बाद में करते हैं। कोई और सवाल आ जाएगा तो कोई बात नहीं, पहले वाले जो आए हैं उनसे बात कर लेते हैं। एक तो जैसे मैंने पहले भी अपनी बात में एक बात आपको बताई थी कि 1960 में जो एक वो स्टडी की मैंने बात की थी, उसमें जो 1 किलो चावल थे ਉਹਦੇ 337 मिलीग्राम कैल्शियम था, 19.9 मिलीग्राम जिंक था, 33.6 मिलीग्राम आयरन था। लेकिन 2010 तक आते आते इस बात को ध्यान से सुनना सभी लोग। अब देखो कितना कम हो। बैठ जाइए और शांति से रहिए, थोड़ा सुनिए। बाद में सवाल बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, पहले सुन लो जो पहले वाली बात कि पहले 337 मिलीग्राम कैल्शियम था हमारे चावल में 1960 में, अब वो रह गया 186.3 मिलीग्राम। और पहले 19.9 मिलीग्राम जिंक था, अब रह गया 13.4 मिलीग्राम जिंक। और पहले 33.6 मिलीग्राम आयरन था, अब रह गया 23.5 ग्राम आयरन। अब देखो ना कितने परसेंटेज कम हो गया। अब चावल 1 किलो ही है, चावल का वेट 1 किलो ही है, लेकिन उसके जो पोषण वाले तत्व थे वो कितने कम हो गए। मैं आपको ऐसे तरह गेहूं की बात है, गेहूं में 1960 में 492 मिलीग्राम था कैल्शियम, और अब रह गया 344 मिलीग्राम। हाँ, और पहले 24.3 मिलीग्राम जिंक था, अब 17.6 मिलीग्राम जिंक रह गया।
पहले 57.6 मिलीग्राम आयरन था, अब 46.4 मिलीग्राम आयरन रह गया। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं खा रहे कि हमने पेट भरना है, वो हम इसलिए खा रहे हैं कि हमारी बॉडी को उन तत्वों की जरूरत है। अगर वो तत्व उनको नहीं मिलते तो बीमार होते। बस जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप बाजार सब्जी लेने गए, आपको एक खीरा मिलेगा बिल्कुल अच्छा हेल्दी, एक खीरा मिलेगा उसमें थोड़ा सा भिंड होगा, टेढ़ा होगा। ऐसे तरह एक तोरी होगी बिल्कुल सही सीधी, एक तोरी थोड़ी टीटी होगी। अब ये टेढ़ी क्यों हो गई? सवाल ये है कि ये खीरा टेढ़ा क्यों हो गया, तोरी टेढ़ी क्यों हो गई? उसकी वजह ये है कि एक एलिमेंट है बोरोन, बोरोन बोलते हैं हम उसको। अगर आपकी मिट्टी में बोरोन कम है तो खीरा भी टेढ़ा मिलेगा आपको, तोरी भी टेढ़ी मिलेगी। अगर आपने उसमें बोरोन सही कर दिया उसी वेल में, तो आपका खीरा भी सीधा हो जाएगा, तोरी भी सीधी हो जाएगी। इसका मतलब अगर आपको इतना ज्ञान है कि आप मार्केट में जा रहे हो कि कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, इसका मतलब जो वो आप तोरी टेढ़े वाली और खीरा टेढ़े वाला खरीद रहे हो, अगर तो आपको पता है यार मेरे को भी बोरोन की जरूरत है मेरी बॉडी को भी, फिर तो आप खरीदोगे नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है तो आप वो भी खरीद के खा लोगे, तो फिर आपकी बॉडी में बोरोन कैसे आएगा? बोरोन की वजह से तो वो बेचारा टेढ़ा हो गया, वो आपको सीधा कैसे कर देगा? अच्छा, अगले कुछ सवाल है। एक तो है लाइफ स्टाइल के बारे में, ये बहुत ही मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही लगा कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो। देखो हमारा लाइफ स्टाइल मेनली दो चीजें आती है, एक हमारा सोचने का ढंग तरीका, एक हमारा काम करने का ढंग तरीका। सोच हमारी हमेशा ही कुदरत पक्षी और इंसानियत पक्षी रहनी चाहिए। और जो ये बात कई बार हम एक खास करके ये औरतों में ज्यादा होती है बात कि हमने एक बात अपने मन को लगा ली तो हमें भूलनी। जैसे एक आदमी ने सपोज करो हमारे को गाड़ी निकाल दी, 30 साल के बाद वो आदमी हमारे सामने आ गया, अपने वो ही याद आ जाएगा इसने गाड़ी निकाली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने वो डिलीट ही नहीं किया अपने माइंड से, वो बात निकाली ही नहीं अपने माइंड से। इसलिए माफ करना और गलतियों वाली चीज को माइंड से निकाल के उसको हमेशा फ्रेश रखना, ये अपनी ड्यूटी है, ये गाल देने वाली की ड्यूटी नहीं है। वो तो कर गया काम, उसने तो बेवकूफी करनी थी कर ली, लेकिन हमारी बेवकूफी इतनी बड़ी हो गई है कि हम 30 साल उसको बहुत संभाल के रख ले और चीजें भूल गए, वो भूले ही नहीं। इसलिए घर में भी कई बार क्या होता है कि कई बार हस्बैंड के साथ, कई बार नूर रानी के साथ, कई बार बच्ची के साथ कोई बात होगी तो फिर हम छोड़ते ही नहीं उसको। इसलिए एक तो ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, सोचने का तरीका, वो ये है कि अगर कोई गलती कर भी देता है ना, उसको उसी के खाते में पा दो कि यार इसको अकली इतनी सी कुदरत ने दी है या परमात्मा ने दी है, ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता है। और दुआ करो उसके लिए कि इसको सद्बुद्धि बख्शे कुदरत, उसके लिए उसको मारा मत करो, उसके लिए दुआ करो। कहोगे आप भी पुठे आदमी हो,
अगर उसके लिए आप दुआ करोगे ना तो आपकी सद्बुद्धि अच्छी बन जाएगी, उसकी बड़े नाम है। और हमेशा ही वो चीजें जो हमें कुदरत ने दी है उसको अगर कोई खराब करता है, पहले आप खुद तो खराब कर रही और दूसरा भी करता है तो उसको रोकने की ट्राई करो। कोई पानी की बर्बादी कर रहा है उसको थोड़ा समझाने की ट्राई करो, झगड़ना नहीं, झगड़ा तो करना ही, उनको समझाने की ट्राई करनी है यार क्यों ऐसा कर रहा है। कोई हवा खराब कर रहा है उसको भी समझाने की ट्राई करो, और आप खुद नहीं कर रहे। इसलिए जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसमें ठीक और गलत क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, इसका एक आप पैमाना बना लो, क्योंकि वैसे तो पता ही नहीं चलना भाई अपने को ठीक क्या है गलत क्या है। आप एक उसके फार्मूला रख लो अपने पास। वो फार्मूला हो कि जो चीज कुदरत के फेवर च जाए, कुदरत के पक्ष दे विच जाती है और मानवता के पक्ष दे विच जाती है, वो ठीक है। जो कुदरत विरोधी और मानवता विरोधी है वो गलत है। ये अगर हमारे पास एक पैमाना बन गया तो हम किसी को, दूसरे को जब हम डील करेंगे ना, दूसरे के साथ हम व्यवहार करेंगे तो ठीक व्यवहार करेंगे। इसलिए एक बात तो हमारी है सोचने का सवाल, दूसरा है हमारा करने का सवाल। कि अगर जैसे हमने 4 चीजों को के बारे में हमने आज बात की, इन चारों चीजों के बारे में सोचते रहना चाहिए हमें कि यार मैं तो नहीं कम से कम हवा खराब करूँ, मैं तो नहीं पानी खराब करूँ। जब जो करता है मैं उसकी सपोर्ट ना करूँ, मैं विरोध में नहीं कर सकता, मेरी नई कैपेसिटी विरोध करनी, मैं कम से कम ये कहूँ है गलत है। ठीक है। अनाज के बारे में भी अगर हम, जैसे एक सवाल उसमें ये अनाज के बारे में भी ये आया था कि अगर हम वो बेच के वो ले लें, वो लेके आटा ले लें, वो तो कुछ भी ले लो, अगर ब्रीड वही है, वैरायटी वही है, वो गेहूं खा लो या गेहूं का आटा लेके खा लो, वो उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। या तो ये है कि आपके पास कोई ऐसे सोर्स हो जिनके पास गेहूं की कोई पुरानी वैरायटी हो। जैसे हम जब कहीं भी आते हैं हमारे पास देखो देने दूने को कुछ नहीं है तुम्हारे बातों से। जहाँ हमारे पास थोड़ा मोटा कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है जो मेरे खेत का होता है। कल भी मिसेज ने एक थोड़ा सा मक्की का आटा मैडम के लिए दिया कि रीता जी को ये लेके जाना है, ना हम कोई सेब लेके आए हैं इनके घर, ना हम कोई और चीज, क्योंकि हमें ये है कि सिर्फ सुबह में क्या रखा है ये तो सारा पड़ेगा। हाँ, हमारे पास अपने पास कोई प्रोडक्ट हो। 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त आया, उसकी बच्ची ने कनेडा जाना था, वो कहता है यार भाई ऐसा क्यों जाना, मैं उन 2 चीज़ें दिखती हैं, तो गुड़ एक शक्कर। और वो बच्ची हमेशा ये कहती है कि अंकल वाला चॉकलेट वाला गुड़, और वो इतनी टिक्कियों वाला गुड़ है, वो उसका कलर भी काला है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। वो मेरे को बोलती है कि वो उसको आप पापा को भी बोलती है कि अगर अंकल के पास जाओगे ना तो चॉकलेट वाला गुड़ ले, उन्हें गुड़ में ही चॉकलेट बना रखा है मेरे वाले। इसलिए ये जो हमारे पास कोई अच्छी चीज हो, चाहे वो विचार वाले रूप में हो, चाहे वो कोई चीज हम वैसे शेयर करेंगे, वो हम चीज को ऐसे शेयर करें ताकि हमारे जो रिलेशन है ना वो पहले से बढ़िया बने। और हमें मानवीय भाईचारा बढ़ाने की सबसे ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि किसी से नफरत मत करो। आजकल दुनिया नफरत की है और नफरत का व्यापार चल रहा है। हमें नफरत के व्यापार से बाहर निकल के अच्छा, एक अच्छे रिलेशन वाला, बढ़िया प्यार सत्कार से रहने वाला और भाईचारे से रहने वाले हमें रिलेशन बनाने चाहिए। लाइफ स्टाइल के बारे में मैं ज़्यादा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, मेरे द्वारा आगे आऊँगा ना, मैं वही देख रहा हूँ। एक सवाल आया थी कि लोगों के साथ हम एनवायरनमेंट वाला इशू कैसे डिस्कस करें।
वो किसी के साथ भी करो, बच्चे के साथ करो, अपनी बहू के साथ करो, पति के साथ करो, वो बात करो ना कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें क्या है जो हमें जिंदा रखती है, वो 4 चीजें उनके साथ डिस्कस करो। और वो डिस्कस करेंगे तो फिर एक हमारी एक कॉमन बात बन जाएगी, कॉमन डिमांड भी बन जाएगी दिल्ली के लोगों को कि हमें सरकार को चाहिए, मुझे 4 चीजें दे। इलेक्शन में वोट मांगने आ रहे हैं तो उनकी आगे ये बात रखी जाए। हाँ, बिल्कुल। कोई वोट मांगने आए उसको कहो कि ठीक है आए हो आप आए हो, उनको कहो आपका धन्यवाद, आप हमारे घर आए हो, आपका वेलकम। उनको चाय पानी का भी ऑफर दो कि चाय पियोगे, पानी पियोगे, वो तो दो उनको, लेकिन उनके सामने अपनी बात रखो कि देखो अगर हमारी वोट चाहिए तो हमें तो इस बात पे वोट देंगे। अगर नहीं, बात यही है ना कि अगर हम उनके 4 बातें उनके सामने रखेंगे ना कि हमें साफ पानी, साफ हवा, शुद्ध पीने का पानी, शुद्ध पौष्टिक भोजन। पौष्टिक भोजन का मतलब वो है जिसमें प्रॉपर मात्रा में सारे एलिमेंट हों, कि आपके गेहूं में प्रोटीन भी प्रॉपर हो, कैल्शियम भी प्रॉपर हो, आयरन भी प्रॉपर हो और जिंक भी प्रॉपर हो। और जिंक कैसा मतलब एलिमेंट है हमारे भोजन में जो प्रतिरोधक जो हमारी शक्ति है ना बीमारियों ना लड़ने की, ये सबसे ज्यादा मजबूत जिंक से होती है। ये बात ध्यान से सुनो कि जिंक ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक शक्ति हमारी बॉडी में पैदा कर देता है। इसलिए हमें मतलब पौष्टिक भोजन का मतलब यही है। अगला है मिलेट्स के बारे में। देखो मिलेट्स हमारी खुराक रही है, हमारे पूर्वज ज्यादा मिलेट ही खाते रहे। मैं तो अगर आपको मेरी खुद की कहानी बताऊं ना, जब मैं दूसरी तीसरी में पढ़ता था तो उस समय हमारे घर में जब हमारे जीजा जी आते थे ना, उस दिन गेहूं की रोटी बनती थी, नहीं हमारे बाजरे की या मक्की की रोटी बनती। उस दिन हमारी माँ से झगड़ा करते थे हम कि एक रोटी तो गेहूं की हमें भी चाहिए। मतलब क्योंकि जो हमारे पुराने पूर्वज रहे ना वो तो सारे मिलेट ही खाते थे। ये मिलेट है, ये एरिया वाइज है। मिलेट अपने आप में कुछ नहीं है। कुछ एरिया है जहां हम चने ज्यादा खाते हैं, उस एरिया के लोगों को चने ही खाने चाहिए। जैसे महाराष्ट्र वाले हैं ये मिलेट के रूप में ज्यादा ज्वार खाते हैं, उनको ज्यादा ज्वार खानी चाहिए। हमारे वाले एरिया में बाजरा ज्यादा खाते थे, बाजरा और चने, गर्मियों में चने और सर्दियों में बाजरा। हमारे ये जो पंजाब हरियाणा, ये थोड़ा दिल्ली, थोड़ा यूपी का एरिया, जहाँ इनको यही खाने चाहिए। एक दूर का भोजन खाने से परहेज करो। मतलब 30-40 किलोमीटर के एरिया में जो पैदा हो रहा है, अगर वो भोजन हम खाते हैं ना, वो सबसे वो क्लाइमेट के मुताबिक होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम सरसों का तेल खाएं, हम तिलहन का तेल खाएं, हम नारियल क्यों खाएंगे? इसका मतलब ये नहीं कि नारियल कोई माड़ी चीज है। तो नारियल हमारे को सूट नहीं करता उतना जितना हमारे को सरसों का तेल और तिलहन का तेल सूट करता है। इसलिए तेल और घी खाना भी जरूरी है। और खास करके 50 साल के बाद एलोपैथी के बिल्कुल उल्टा काम है कि घी 50 साल की उम्र के बाद बिल्कुल जरूरी है खाना, और हर उम्र में खाना चाहिए, क्योंकि उस ऐसे हमारे विटामिन है जो पानी में घुलते हैं, उस ऐसे विटामिन है जो घी तेल में घुलते हैं, पानी में घुलते ही। गाजर की सब्जी आपने बनाई, अगर गाजर का आप पूरे का पूरा उपयोग करना चाहते हो आप, तो आपको घी डालना ही पड़ेगा,
नहीं आपको गाजर बिल्ड पैदा कर देगी, पूरी तरह डाइजेस्ट ही नहीं होएगी। इसलिए ये चीजों का आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए। इस करके मिलेट्स के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी चीज है, लेकिन वो भी नेचुरल तरीके से ग्रो हुआ हो और वैरायटी उसकी पुरानी हो। अगर बाजरी मतलब अब आ गया एक बाजरी, अभी पीएचयू ने एक डेवलप किया है, अभी हमारे को उन्होंने सीड दिया, इतना बड़ा सिट्टा उसका 1.5 फुट का, और उससे प्रोडक्शन तो बढ़ गई, पर वो उतना टेस्टी नहीं है। बस सबसे बढ़िया लैब जीव है, जेडी चीज स्वाद है इसका मतलब उसमें एलिमेंट खूब है। जेडी चीज स्वाद आपको नहीं लगती इसका मतलब उसमें एलिमेंट कम है, सब उसमें कम है। सुखदेव जी मोमो कुरकुरे सभी मम्मियाँ मैं देखो इसमें एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी पैकेट भोजन आप खुद और अपने बच्चों को खिलाना बंद कर दोगे तो कम से कम 20-25% आप हेल्दी हो जाओगे, आपके बच्चे हेल्दी हो जाएंगे। मैं कुरकुरे जेबो का नाम नहीं लेता, मैं कहता हूँ जो फैक्ट्री में बन के आया है, जो पैकिंग में आया है भोजन, उसको बंद कर दो बस। 20% आपका स्वास्थ्य है ना अपने आप ही ठीक हो जाएगा, चाहे वो मतलब उसमें चॉकलेट ले लो, टॉफी ले लो, बच्चों को जो भी, मेरे को तो बड़े नाम नहीं आते, मैं तो किसी मतलब ना ही लाया है कि भी बाजार से लाया हूँ, ना ही मेरे को इसके बारे में जानकारी। हमारे बड़ा है वो चॉकलेट तो घर में है भी खाला यार, ताकि वो प्या गुड़ वो चॉकलेट वर्गा काला गा और स्वाद बहुत आएगा, जिसमें खाना खाओ। 2 सवाल है कि पानी किमें बचाना, एक बर्तनों के बारे में। पानी तो देखो ये है कि पानी को कंजूसी से यूज करो, ठीक है। जैसे हम बर्तन धोते हैं कि मतलब नल छोड़ दिया और थल्ले उसको चली जा रहा है पानी, ऐसे मत करो और उसको ऐसे समझो कि ये कुदरत की सबसे नियाम चीज है, हमने इसको खराब नहीं होने देना। इसलिए कम से कम पानी से आप बर्तन साफ करो, और कम से कम पानी से बर्तन तब साफ होंगे अगर आप बच्चों को जब खुद एक बात बच्चों को सिखा दो कि जिस भी बर्तन में आपने बेटा खाना खाना है ना, उसमें पता नहीं होना चाहिए, पता नहीं लगना चाहिए कि इस बर्तन में किसी ने खाना खाया है। उसमें 2 चीजें आपकी ठीक हो जाएगी, एक तो झूठ वाली प्रॉब्लम सेट हो जाएगी, उसमें एक तो जूठन वाली प्रॉब्लम सेट हो जाएगी, दूसरा कम पानी से आप ज्यादा बर्तन साफ कर सकते। इसलिए वो ये आगे थिंकिंग वाली बात, लाइफ स्टाइल वाली बात, अगर बच्चों को अभी से ये सिखा दिया ना कि ऐसे फिनिश करो अपने बर्तन को कि पता ही नहीं चलना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं होता कि जैसे भूखा है कहाँ ऐसे उसको प्लेट को साफ कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम थोड़ी सी खेचड़ा मानते हैं, उसकी थोड़ी सी, जैसे आपने एक बार मतलब यूरिन गए तो आप आधे लीटर पानी डोल के भी आप उसको साफ कर सकते हैं। पेशाब करने गए तो आधा लीटर पानी, हाँ, मतलब ऐसे नहीं है कि वो ही चलाना है। और साफ मतलब पास में एक छोटा सा बर्तन रखो, उसमें पानी डाला और उसमें डाल दिया। और ऐसे तरीके से जब आप कपड़े धोते हो तो आप डिटर्जेंट जितना कम इस्तेमाल करोगे, और जब नहाते हो आप जितना मतलब साबुन कम इस्तेमाल करोगे। मतलब मेरी कोई मानने वो तो मेरी तो कोई मानता नहीं, अगर
एक हफ्ते में एक बार भी साबुन से नहा लो तो बहुत है। क्योंकि उससे अगर नहाओगे आप, बगैर साबुन से नहाओगे ना, तो बहुत कम पानी से नहाओगे। क्योंकि कई असल में चक्कर क्या है ना, हमारी थिंकिंग में एक प्रॉब्लम आ गई कि हमारी सोच में ये बन गया कि अगर हम साबुन लगाएंगे, शैम्पू लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, 2 बार लगाएंगे, शायद हम ज्यादा क्लीन हो जाएंगे, साफ ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं सोच रहे कि आप जे प्रोडक्ट बरत रहे हो ना, कोई भी बढ़िया से बढ़िया साबुन, कोई भी बढ़िया से बढ़िया शैम्पू, जो भी आप बरत रहे हो, वो आपकी बॉडी को कम से कम 80-90 केमिकल के कंसर्न में ले आता है, महंगे से महंगा प्रोडक्ट। अगर वो जितने केमिकल तुम्हारे बॉडी पे लगेंगे, क्लीन कैसे होगी आप? जैसे हमारे गांव में बोलते हैं कि कोई जसनप्रीत वर्गा पढ़ा लिखा आया और उसने नहा के उसके बाद उसने पाउडर लगाया, वो बाबा कोले बैठा थी मेरे बार गाँव में ना, तो फिर ना होने कानून थी मगर आटा ही लगाना मैं नहाने का क्या फायदा थी, चेहरे पे आटा ही लगाना था। तो इसके लिए अगर तो लोगों को तो ये लगता है कि शायद हम ज्यादा ठीक हो रहे हैं, ज्यादा क्लीन हो रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जेड़े ड्यूरेंट वगैरह जे खुशबू वाले वो लोग छिड़काव करते हैं ना, डीओ जो लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? डीओ इस करके लगाते हैं कि अंग्रेज है जो वो 2-2 महीने ना उड़ा नहीं है और उन्हें जदों जाना डीओ लगा के ही भाग जाना। हम तो रोज नहाने वाले हैं, हम डीओ को लगाए। उनको ये लगता है कि मेरी बदबू का पता न चले। और कश्मीर के लोग, मैं कश्मीर काफी जाता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कश्मीर वाले, 2-2 महीने नहीं होंगे। मतलब मैं ठंडे पानी से, नवंबर में भी ठंडे पानी से नहाता हूँ मैं कश्मीर में जाके। मतलब मैं एक बार नहा रहा था तो बाद में मतलब मेरे हाथ ही जम गए, ऐसे काम करने हो गए, अंडरवियर निचोड़ दो मेरे तक ही ना काम करता है। पर फिर भी मैं कभी बीमार नहीं हुआ कश्मीर जाके। इसलिए वो जो असल में अंग्रेजों का जो क्लाइमेट है ना, वो ठंडे मुल्क में रहने वाले लोग हैं, इसलिए उनके पास पानी की भी कमी है, हमारे से पानी कम है उनके पास। और फिर उनको गर्म करना पड़ता है, उनको तो पूरा रूम ही गर्म करना पड़ता है। तो फिर वो बेचारे क्या करते हैं, डीओ लगा के काम चलाते हैं। हम रोज नहाने वाले भी डीओ लगाने लगे, कंपनी को अपना पैसा देने। हाँ, बस वो कंपनी को पैसे देने और क्या करना। और लास्ट सवाल है आपका बर्तन वाला। देखो बर्तन है जो, वो सबसे बढ़िया तो मिट्टी वाला ही है, पर मिट्टी अब हमारी अच्छी नहीं है। उसमें चक्कर क्या हो गया ना, जैसे मैं अगर हमारे गांव से बर्तन लूंगा, उसमें पानी रखना, हम बिल्कुल पानी मतलब घड़े का पानी पीते हैं। और हमारे पास 3 घड़े हैं, तो खुद पर के रख दें। और घड़े का पानी ऐसा अच्छा पानी होता है, अगर बॉयल कर ले तो और भी अच्छा, नहीं उसमें कोई तत्व की कमी है तो घड़ा पूरी कर देता है, और ज्यादा है तो कड़ा निकाल लेता है। घड़े को ऐसे मत समझो कि ऐसे ही बहुत काम की चीज है, लेकिन उसकी मिट्टी है जो वो पॉइजन फ्री होनी चाहिए। जैसे पंजाब में मिट्टी की पॉइजन ज्यादा आ गया तो घड़े में भी तो पॉइजन आएगा। और मैं तो फिर राजस्थान से लेकर जाता हूँ, और वहां का घड़ा आप 20 दिन भी पानी पड़ा रहे, पानी को पता ही नहीं चलता, साफ रहेगा। पंजाब वाले में 3 दिन के बाद पता चलने लग जाता है कि पानी बदलने वाला हो गया। इसलिए सबसे बढ़िया तो है मिट्टी की। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ बर्तन है लोहे के मिलते हैं, जैसे वो सर्वलोक खास करके जो साढ़े मतलब सरदारों में जो निहंग सिंह है ना, वो बरतते हैं, उनके गुरुद्वारे से मिल जाते हैं।
वो भी बहुत अच्छे हैं। अगर सर्वलोह के भांडे से बर्तन से आप कोई चीज बनाओगे, कढ़ाई में या बर्तन में कुछ खाओगे, सर्वलोह का मतलब प्योर लोहा, प्योर, और उसमें आपको आयरन की कमी नहीं आएगी। उसमें उसका कलर तो चेंज हो जाएगा आपकी सब्जी का, काले रंग वाला। और लास्ट में मैं एक काम की बात और बताऊंगा आपको। कई लोग हल्दी का पीते हैं, दूध में डाल के पीते हैं। हल्दी कम से कम खाओ, लेकिन जब हल्दी खाओ तो काली मिर्च 1-2 जरूर लो, फिर उसका शरीर पूरा प्रयोग कर सकता है, वरना कल हल्दी का शरीर पूरा प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए बाकी तो आपने जैसे भी बर्तन मिलते हैं, आज ये नॉन स्टिक वगैरह ये वो ये तो प्लास्टिक का सारे का, इसको इसकी तो हम स्पर्श करते ही नहीं। हाँ, किसी के पास कोई पुराने बर्तन पड़े हैं, कोई पित्तल के पड़े हैं, तो उसको करी करवा के यूज करो, बहुत बढ़िया चीज है। अगर आपके पास तांबे के पड़े हैं तो तांबे वाले को तो कोई कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं, वो भी चल जाता है। इसलिए बर्तनों के बारे में तो मैं इतनी बात ही करूँगा। और बाकी ये है कि अगर हम सब अपना लाइफ स्टाइल बदलें, और लाइफ स्टाइल बदलने का मतलब है कि हर काम में हम कुदरत पक्षी और मानवता पक्षी बने। लेकिन नहीं तो जो हमारी मतलब जो चोर है ना, हमारी जो हम लोगों को चुन रहे हैं, वो बहुत गलत लोगों को चुन रहे हैं। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ कि जो हम पार्लियामेंट में हमारे मेंबर पार्लियामेंट चुन रहे हैं, उनका मैं एक सैंपल आपके सामने बताना चाहता हूँ कि 2009 में, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, 2009 में हमने जितने भी मेंबर पार्लियामेंट चुने सारी पार्टियों के, उसमें 30% अपराधी थे और 58%, 2 कम 60% करोड़पति थे। फिर उससे आगे हमने प्रोग्रेस की 2014 में। 2014 में जो 30% पहले वाले अपराधी थे वो 34% कर दिए बढ़ा के, और करोड़पति हमारे हो गए 82%। और 2019 में हमने और प्रोग्रेस की थी कि अपराधी हो गए 43%, 43%, और करोड़पति हो गए 80%, 88, 2 कम 90। और इस बारे में ये हुए 2024 अपराधी 46% आ गया था, और 93% हो गए करोड़। अब सवाल ये है हमारा कि जब हमारी थिंकिंग ऐसी है कि लोग, हम इन लोगों को वोट दे रहे हैं, अपराधियों को और करोड़पतियों को, फिर हम ये उम्मीद करें कि हमें शुद्ध हवा भी मिल जाए, शुद्ध पानी भी मिल जाए, शुद्ध भोजन भी मिल जाए, फिर तो भी मुश्किल है काम। इसलिए हमारी थिंकिंग, हमारा पूरा लाइफ स्टाइल बदलने की जरूरत है। किसी का पार्टी का भी चुनो, कम से कम मैं तो इस बार हम जब साढ़े विधानसभा इलेक्शन हुए तो मेरे से किसी ने पूछा किसको दे दिया वोट, किसको डालें। मैं तो डालने को तो नहीं कहता कि किसको डालें, किसको ना डालें ये कह सकता हूँ। वो कहते चलो ये बता दे किसको ना डालें। मैं 3 लोगों को नहीं डालना, एक अपराधी को, दूसरा करोड़पति को, और तीसरा दल बदलू को। दल बदलू, अगर आप 3 लोगों को एक बार छांट के साइड पे रख दो ना, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास अच्छे कैंडिडेट आ जाएंगे। अगर इनको ही करना है तो ठीक है। इसलिए जो हमारी थिंकिंग है ना, वो प्रो नेचर, प्रो ह्यूमन होनी चाहिए, कुदरत पक्की और मानवता पक्की होनी चाहिए, और उसके हिसाब से ही सोचना, उसके हिसाब से ही काम करना, उसके हिसाब से ही
अपने बच्चों को ऑर्गेनाइज करना। नहीं तो ये पता क्या कर रहे हैं, हमें कई बार ये लगता है यार इससे फर्क क्या पड़ेगा। मैं आपको एक बात कह के इसके फर्क के बारे में मैं एक बात बताता हूँ। अब देखो एक स्टडी आई है WILD, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब आ कोई, उसने कहा कि जो दुनिया के ऊपरले 10% लोग हैं, अमीर ऊपरले 10%, उनकी आमदनी है 60%, और मध्य वर्ग जिहड़ा वो 40% है, उनकी आमदनी है 25%। हम जो लोअर वर्ग आते हैं हेठले 50%, हमारी इनकम आएगी 15%। 50% की 15, 40% की 25, 10% की 60। पर GST ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? GST ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ 60%, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 4%। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਆ 40%, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ 25% ਆ, ठीक, वो दिंदे 40% GST। और गरीब 50%, जिन्हों की इनकम 15% है, वो दिंदे ने 64% GST। आप और हम 64%। और जे पॉलिसी आ, जे पॉलिसी बनाई किने आ जेडे असी अपराधी, जेडे असी करोड़पति चुने ने, करोड़पतियां लिए बनाते हैं, हमारे लिए नहीं बना सकते। इसलिए हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा सोचना वो ऐसा बनना चाहिए ताकि हमें हमारे लिए ठीक क्या है, पब्लिक के लिए, कुदरत के लिए ठीक क्या है, गलत क्या है, इसका हमें अगर हम अपनी बुद्धि को थोड़ी और विकसित करेंगे तो हमारा भला हो सकता है। धन्यवाद।